नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 71 दिन बाकी हैं और ऐसे वक्त में नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से उतारकर जेडीयू की बागडोर अपने हाथ में ले ली। जेडीयू की लीडरशिप बदल चुकी है। यह बात तो दोपहर करीब 12 बजे ही तय हो गई थी। शाम 5:15 बजे तक इसका आधिकारिक ऐलान हो गया। यह ऐलान खुद नीतीश कुमार ने किया। क्या कहा, आपको सबसे पहले यह दिखाते हैं। हो रही थी तो हमने स्वीकार कर लिया है। फिर हो रही थी तो हमने स्वीकार कर लिया है। नेतृत्व परिवर्तन के इस मामले को नीतीश की पार्टी ने इस तरह से पेश किया जैसे सब कुछ अचानक हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। सब कुछ उसी तरह हुआ जैसा हमने आपको पहले कई बार बताया था। बहरहाल नीतीश कुमार बिहार के सीएम की कुर्सी के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। जनता दल यूनाइटेड के नेशनल एम्बिशन को भी आकार देंगे, जबकि ललन सिंह मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। सवाल यह है कि क्या वाकई इसी चुनाव का फोकस करने के लिए ललन सिंह ने पार्टी की जिम्मेदारी छोड़ी? इस सवाल पर क्या सियासत चल रही है, आपको दिखाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभालें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे, तभी मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका थी। अब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, फिर भी ललन बाबू की प्रभावी भूमिका रहेगी। देखिए, ललन बाबू पहले भी चुनाव लड़े हैं और पद को छोड़ करके चुनाव लड़ने का बात किसी को हजम नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित कर करके, बेइज्जत कर करके पद से हटने के लिए विवश करना, और ये फिल्म का अभी ट्रेलर है, पूरा फिल्म बाकी है। देखिए आगे आगे होता है क्या इसका। देखिए, बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के विरोधी हैं। दोनों की अपनी अपनी राजनीति है, इसलिए दोनों पार्टियों के नेता वही कह रहे हैं जो उनकी पार्टी को सूट करता है। लेकिन सच तो यह है कि नीतीश ने ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने का मन पहले ही बना लिया था, इसलिए हर कदम प्लान के तहत उठाया। नीतीश इसकी तैयारी काफी पहले से कर रहे थे, लेकिन नीतीश के इस फैसले को लेकर कई सवाल हैं जो सबके मन में उठ रहे हैं। पहला सवाल, ललन सिंह को नीतीश कुमार के करीबियों में गिना जाता है, फिर नीतीश कुमार ने उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी से क्यों हटा दिया? इसके पीछे वजह क्या है? दूसरा सवाल, ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी से उतारकर नीतीश कुमार ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है और यह मैसेज किसके लिए है? तीसरा सवाल, क्या नीतीश का सियासी एक्शन यही खत्म हो जाएगा या फिर लोकसभा चुनाव से पहले इसका अगला एपिसोड भी आने वाला है? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल की। हमारा पहला सवाल यही कि जिन ललन सिंह को नीतीश का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था, उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी से हटाने के पीछे की वजह क्या है? कैमरे पर जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि ललन सिंह को मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ाना है, इसलिए वो अपनी मर्जी से अध्यक्ष की कुर्सी से हट गए। लेकिन हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने जेडीयू के कई नेताओं से बात की तो साफ हो गया कि नीतीश ललन सिंह से नाराज थे और इतिहास दोहराने का मन बना चुके थे। आरसीपी सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस वक्त में हुआ यह था कि नीतीश कुमार को उन्हें हटाना पड़ा था, और उसके पीछे वजह यह थी कि उनकी बगैर सहमति के उन पर आरोप था कि वो केंद्र में मंत्री बन गए थे। इसी तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई थी, उनसे वो काफ़ी नाराज चल रहे थे और उनमें से एक ललन सिंह भी थे। ऐसे में मौका आया जिलाध्यक्षों की, प्रखंड अध्यक्षों की बैठकों का, तो उस बैठक में उन्होंने ऐलान किया था कि इस बार वो खुद टिकट बांटेंगे, क्योंकि पिछली बार उनके साथ धोखा हो गया था। वहीं से नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत कर दी थी कि ललन सिंह को हटना है। देखिए, ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर नीतीश ने साफ कर दिया कि पार्टी में आज भी वही सबसे ताकतवर है। जेडीयू से मिली इनसाइड इंफॉर्मेशन से ही यह बात समझ में आ गई कि नीतीश
एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते थे। इसके साथ ही ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की 3 बड़ी वजह भी सामने आ गई। पहली वजह, नीतीश पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि इस तरह के संकेत जा रहे थे कि वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी वजह, नीतीश को लग रहा था कि ललन सिंह की अगुवाई में पार्टी बिखराव की ओर बढ़ रही है, क्योंकि विधायकों और मंत्रियों का एक धड़ा ललन सिंह से नाराज चल रहा था। तीसरी वजह, नीतीश को लग रहा था कि अगर पार्टी इसी तरह चलती रही तो इंडिया अलायंस के फेस पर उनकी दावेदारी को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इंडिया अलायंस की पिछली बैठक में किसी ने नीतीश का नाम भी नहीं लिया था, यानी इस कदम के जरिए नीतीश ने अपनी दावेदारी भी पेश कर दी। यह बात नीतीश को बुरी तरह खटक गई, क्योंकि मोदी विरोधी पार्टियों को इंडिया अलायंस के नाम पर जोड़ने का पूरा ताना बाना नीतीश ने बुना था। पटना में पहली बैठक की मेजबानी भी नीतीश ने की थी, लेकिन 19 दिसंबर को दिल्ली में अलायंस के नेता जमा हुए तो नीतीश हाशिए पर नजर आने लगे। इसकी वजह थी कि नीतीश ने इंडिया अलायंस को तो बेशक जोड़ दिया, लेकिन उनकी खुद की पार्टी बिखराव की तरफ बढ़ने लगी थी। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वह ललन सिंह की जो कार्यशैली थी उससे नाराज चल रहे थे, तो यह कहीं ना कहीं यह शुभ संकेत नहीं हो रहा था। और 2024 में जेडीयू जो इंडिया अलायंस में बड़ी माने शक्ति के रूप में उभर करके आई है, सूत्रधार नीतीश कुमार है। ऐसे में निश्चित रूप से कुछ बड़ा करना होगा, तो यह अंदर खाने में जो ये सब जो चल रहा था उसको उनको कंट्रोल करना होगा। तो वही जो है सो कंट्रोल करने के लिए यह सब कार्रवाई यह सब किया गया है। नीतीश ने ललन सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी से उतारकर यह संदेश दिया कि वो अभी मैदान में है और पूरे दमखम के साथ है। पार्टी में आज भी उन्हीं का सिक्का चलता है। सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नीतीश के बारे में एक खास तरह का मैसेज स्प्रेड हो रहा था। कोई कहता था कि नीतीश बीमार रहते हैं, वो फैसले नहीं ले पा रहे। इससे लग रहा था कि नीतीश कमजोर पड़ गए हैं। इसका सीधा सीधा असर उनके राजनीतिक भविष्य पर दिखने लगा था। लेकिन अब नीतीश के हाथों हुई सियासी चीरफाड़ के बाद जेडीयू ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जाति आधारित गणना, इसको राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एजेंडे में भी रहेगा ये, और इसको हम लोग बिहार से बाहर भी प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। जनवरी में कि अगले महीने नए साल में नीतीश कुमार जी जन जागरण के लिए भी निकलेंगे, जिसमें झारखंड से इसकी शुरुआत की जाएगी। देखिए, केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, नीतीश के पुराने साथी हैं। उनकी बातों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि नीतीश एक बार फिर जेडीयू के कैप्टन की भूमिका में आ चुके हैं। अब मामला चाहे उम्मीदवार तय करने का हो या इंडिया अलायंस की पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग का, सारे बड़े फैसले नीतीश खुद करेंगे। और इंडिया अलायंस को अगर पीएम फेस चुनना हो तो नीतीश सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं। इसकी अब वजह भी समझिए। देखिए, इसकी वजह है इंडिया अलायंस की बैठक में खड़गे का नाम बेशक लिया गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सीटों वाली हिंदी पट्टी में उनकी अपील नहीं है। कांग्रेस अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार के तौर पर पेश कर सकती है, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता पर इंडिया अलायंस के सहयोगी ही सवाल उठाते रहे। अब रह गए नीतीश कुमार, जो हिंदी पट्टी के भी हैं। इंडिया अलायंस बनाने में उनका सबसे बड़ी भूमिका है और उनकी छवि भी बेदाग है। मतलब इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम फेस के दावेदारों पर नीतीश का पलड़ा भारी पड़ सकता था। वैसे भी नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कहा तो यहां तक जा चुका है कि नीतीश यूपी के फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू सीट के बारे में तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन नीतीश के लोकसभा चुनाव लड़ने के अनुमान को खारिज भी नहीं कर रही। नीतीश कुमार अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए, तो क्या है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो लड़ते हैं, हम तो नहीं समझते उनको एक दिन भी अपने लोकसभा में जाना पड़ेगा, लेकिन हमने ऐसा सुना नहीं है। हमने कभी ना उनके मुंह से या किसी के मुंह से नहीं सुना कि आदरणीय नेता चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा के। ऐसा हमने नहीं सुना। लड़ना चाहे तो दिक्कत क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है। देखिए, लब्बो लुआब यही है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ एक फैसला लिया, ललन सिंह से पार्टी की कमान छीनकर खुद संभाल ली, लेकिन
अपने इस एक फैसले से उन्होंने कई निशाने भी साध दिए। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो फैसला लिया है वो सामान्य बिल्कुल नहीं है। इंडिया गठबंधन के घटक दल भले ही इसे जेडीयू का आंतरिक मामला बता रहे हो, लेकिन बंद दरवाजों के भीतर जो बैठकें हो रही हैं उसमें बेचैनी साफ साफ महसूस की जा सकती है। आज मैं आपको एक और बड़ी खबर देने वाला हूं। यह खबर वैसे तो कांग्रेस की बैठक से निकलकर आई है, लेकिन इसके केंद्र बिंदु में नीतीश कुमार ही है। दरअसल कल कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के बाद पार्टी की एक अनौपचारिक बैठक भी की और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान जेडीयू में हो रही सियासी उथल-पुथल पर चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा की शुरुआत संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से की गई। वेणुगोपाल ने कहा कि कई जगह ऐसी खबर चल रही है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा सकते हैं। वेणुगोपाल की इस बात पर राहुल ने नीतीश कुमार को लेकर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन एक चौंकाने वाला नाम ले लिया। यह नाम था दिवंगत नेता शरद यादव का। राहुल गांधी ने कहा शरद यादव आज अगर जिंदा होते तो वो इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य संयोजक होते और उनके नाम पर किसी ने विरोध भी नहीं किया होता। शरद यादव को लेकर राहुल गांधी कई बार खुले मंच से इस तरह की बातें कर चुके हैं, उन्हें अपना राजनीतिक गुरु तक बता चुके हैं, कई किस्से कहानियां भी शेयर कर चुके हैं। लेकिन कल ऐसा अचानक क्या हुआ कि उनकी जुबान पर शरद यादव का नाम आ गया? बात तो नीतीश कुमार की हो रही थी, फिर राहुल गांधी ने शरद यादव का जिक्र क्यों किया? इसी से जुड़े कुछ सवाल भी। सवाल बेहद है, क्या नीतीश कुमार पर अभी भी राहुल गांधी को पूरा भरोसा नहीं है? क्या नीतीश कुमार के पलटी मारने की राजनीतिक संभावनाएं अभी भी जिंदा है? क्या नीतीश कुमार पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक चुनाव पूरे ना हो जाए? ये तमाम सवाल उठना लाजमी है। देखिए, मशहूर शायर सागर खयामी ने एक शेर लिखा था, कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर ये लाइनें खूब पढ़ी जाती हैं। नीतीश कुमार को उनके विरोधी पलटूराम कहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक नहीं बल्कि कई बार अपने ही साथियों को चौंकाया है। एक ऐसी ही घटना 2017 में हुई थी जब राहुल गांधी भी चौंक गए थे। उस वक्त बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन 14 घंटे के सियासी घटनाक्रम के बाद नीतीश कुमार ने पलटी मार दी। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया और फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए और जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उसकी तस्वीर सबके सामने है। यह बात भले ही 6 साल पहले की है, लेकिन शायद आज भी राहुल गांधी को वो घटना अच्छे से याद है। इस सियासी घटना के कुछ ही दिन बाद मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह की संसद भवन की गैलरी में राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी और तब राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को लेकर ऐसी बात कही थी जो शायद ही किसी को पता हो। उस दौरान लोकसभा की गैलरी में मुझे राहुल गांधी से एक बार अकेले में मिलना हुआ, मुलाकात हुई और मैंने उनको रोक करके ये पूछा कि राहुल गांधी जी, आपका क्या कहना है, नीतीश कुमार ने इस तरह का जो बड़ा स्टेप उठाया, कुछ घंटों के अंतराल पर ही उन्होंने पूरी की पूरी बाजी पलट दी। पहले तो राहुल गांधी कुछ नहीं कहे, 4 कदम आगे बढ़ करके वो एग्जिट गेट की तरफ जाने लगे। फिर पता नहीं उनके ख्याल में क्या आया, ही कॉल्ड मी आउट, उन्होंने दोबारा मेरा नाम लिया और मैं पीछे मुड़ करके उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि इफ़ ही हैड नॉट डन दिस ही कुड हैव बीन आवर पीएम फेस। तो शायद ये वही टीस है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि अगर इतनी बड़ी राजनीतिक पलटी नीतीश कुमार ने नहीं मारी होती तो संभवतः वो हमारे जैसा भी मोर्चा होता विपक्ष का, उसके प्रधानमंत्री का चेहरा भी हो सकते थे। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, ईमानदार छवि है। बिहार में कई लोग उन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन सियासी दलों के बीच वो ऐसी इमेज नहीं बना पाए जिसके चलते उन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। क्योंकि अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी को शरद यादव का जिक्र शायद नहीं करना पड़ता।
आज के परिप्रेक्ष्य में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक समय ऐसा भी था कि जब राहुल गांधी उन पर इस कदर भरोसा करते थे, और शायद आज शरद यादव को वो इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उनको अब ऐसा लगता है कि शायद नीतीश कुमार वो चेहरा नहीं है, अमिड्स ऑल दी स्पेकुलेशंस कि कहीं वो एनडीए के साथ हाथ ना मिला लें, हो ना हो ये बात की बात है। ऐसे में शायद शरद यादव एक ऐसा चेहरा होते जिन पर कम से कम भरोसा किया जा सकता था, और नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह का अक्यूट डीप ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है, वैसा कम से कम शरद यादव के रहते हुए नहीं हुआ होता। देखिए, शरद यादव बिहार के बड़े नेताओं में से एक थे, जेपी के छात्र आंदोलन से जुड़े थे, चौधरी चरण सिंह और देवीलाल जैसे दिग्गज नेताओं के बीच रहकर राजनीति सीखी। खास बात तो यह है कि उनकी पूरी सियासत कांग्रेस का विरोध करते ही गुजरी। तो फिर सवाल है कि जब शरद यादव कांग्रेस के विरोधी थे तो राहुल गांधी को उनकी याद क्यों सता रही है? दरअसल इसके पीछे मौजूदा वक्त की राजनीति है, क्योंकि राहुल गांधी ये जानते हैं कि अगर आज शरद पवार होते तो बीजेपी की राजनीति का कोई ना कोई काट जरूर वो खोज निकालते। 90 के दशक में उन्होंने जो किया था वो आज भी लोगों को याद है। शरद यादव का एक अहम वाक्य है मंडल आयोग, जो आज मंडल आयोग जो आरक्षण की बात होती है, तो 89 में जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो उस समय शरद यादव ने विश्वनाथ प्रताप सिंह पर दबाव डाल करके और मंडल आयोग को लागू करवाया। उसमें अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी, और जिसके कारण आज 27% आज आरक्षण पूरे देश में लागू हुआ है। उसके बाद आप देखा जाए तो भाजपा के साथ गठबंधन की बात हो, जदयू की, समता पार्टी की और जदयू की, तो उसमें भी शरद यादव ने अहम भूमिका निभाई थी। अब लौटकर आते हैं नीतीश कुमार पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी को ही नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। इंडिया गठबंधन के 28 दल हैं, लेकिन जेडीयू को छोड़कर कोई छोटी भी पार्टी ये नहीं कह रही कि नीतीश कुमार को पीएम का फेस बनाना चाहिए। ममता बनर्जी ने तो इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया था, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने भी सहमति जता दी। ममता बनर्जी ने यह बात मीडिया के सामने आकर भी कही थी। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। ममता बनर्जी ने जब पीएम फेस के तौर पर खड़गे का नाम लिया और जैसे ही केजरीवाल ने उनका समर्थन किया, तो एक बात सीधे तौर पर साफ हुई, ये दोनों ही नेता नीतीश कुमार का पत्ता काटना चाहते थे। नीतीश कुमार इससे नाखुश भी हुए और तभी ये बात फैलने लगी कि नीतीश कुमार नाराज है। हालांकि आज भी नीतीश के साथी ये सफाई देते रहे हैं कि इस बार वो पाला नहीं बदलेंगे। ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं, तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ मित्रों को, जो 4, 5, 6, 7 दिन से ये सब चर्चा कर रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड का एक एक वर्कर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं, विचारों के प्रधानमंत्री। मैं बहुत कैटेगरिकली आपसे कहना चाहता हूँ, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। देखिए, सियासत में जो कहा जाता है और जो समझाया जाता है उसमें काफी अंतर होता है। जेडीयू के नेता अभी तक यही कहते आ रहे थे कि नेतृत्व बदलाव की खबर गलत है, जो कि अब सही साबित हुई। अब जेडीयू के नेता यह कहने लगे हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इसे भी सब अपनी अपनी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन का माहौल ही अभी ऐसा है कि उसके भविष्य पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसकी कुछ वजह मैं आपको बता देता हूं। वजह जरा गौर से देखिए। किस राज्य में किस किस पार्टी के बीच गठबंधन होगा यह साफ नहीं है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट को लेकर कांग्रेस उलझन में है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ेंगे या नहीं, कोई कुछ बता नहीं पा रहा। इंडिया गठबंधन बनाने के बावजूद जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां सब अलग अलग लड़े। सितंबर के महीने में 3 जगह उपचुनाव हुए, सब अलग अलग ही लड़ते दिखाई दिए। उत्तराखंड के बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सामने प्रत्याशी उतार दिया था। पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस और सीपीएम ने टीएमसी के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया था। केरल में कांग्रेस ने सीपीएम के खिलाफ चुनाव लड़ा था।
तो ये तमाम बातें हैं जो कई सवाल उठाती हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन हर क्षेत्रीय दल खुद को कांग्रेस से मजबूत साबित करने में जुटा इस पूरे गठबंधन में। यह अंदरूनी लड़ाई महाराष्ट्र से पंजाब और बिहार से बंगाल तक दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने तो ऐसी बात कह दी जिस पर बंगाल के भीतर कांग्रेस के साथ ही उनका सियासी युद्ध भी शुरू हो गया है। मैं खुद वो पिछले चुनाव में भी मैं ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को हरा के जीते हैं। इससे एक बार नहीं, बार बार उन दोनों को हरा के मैं जीतते आते हैं। उसके आगे भी जीते हैं, जरूरत पड़े बार बार करते रहेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब पार्टी के नेताओं के बीच खुलेआम इस तरह की लड़ाई चल रही है तो अंदर खाने क्या हाल होगा। ऐसी ही एक तस्वीर आपको महाराष्ट्र की भी दिखाता हूं, जहां उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं के बीच सीट को लेकर झगड़ा चल रहा है। हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं। 23 जगह पर लोकसभा में, एक दादरा नगर हवेली, वो हमारी सीटें कायम रही, इतना ही कहा ना। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीट जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र। तो फिर भी कांग्रेस एक हमारे लिए महाविकास आघाड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा साथी है। 2019 में जो रिजल्ट आए थे या फिर जिस तरीके से हम चुनाव लड़े थे, 2024 आते आते सब कुछ बदल गया है। शिवसेना में भयंकर विभाजन हुआ, बिखराव हुआ, एनसीपी में भयंकर विभाजन हुआ, बिखराव हुआ। सच पूछिए तो शिवसेना के पास अपना वोट बैंक कितना है, वोट है कितना, यह भी किसी को नहीं मालूम। ये तो अब चुनाव होगा तो पता चलेगा कौन कितना वोट ला पा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कितना वोट है सबको पता है। देखिए, इंडिया गठबंधन के नेता अगर इसी तरह कैमरे पर आकर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते रहेंगे तो इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े नेता इस पर लगाम ही नहीं लगाना चाहते। यह बात जरूर है कि अगर सीट शेयरिंग को लेकर वो लगातार बैठक कर रहे हैं, आज भी राज्यों पर मंथन हुआ, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र को लेकर चर्चा की जाएगी, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में सीट शेयरिंग कैसे होगी इस पर भी बात हुई। ऐसी बैठक पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है और नई खबर यह है कि जनवरी के पहले हफ्ते में कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में सीट शेयरिंग का वो ब्लूप्रिंट शेयर किया जाएगा जो कांग्रेस ने आंतरिक रूप से तैयार किया है अपनी प्रदेश लीडरशिप से बात करके, और तभी तय होगा कि किस राज्य में सहमति बनी और किस राज्य में परेशानी खड़ी। बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के नेताओं पर विवादित बयान दिया है। हिमंता ने सोनिया और राहुल गांधी का नाम लिया और राम मंदिर से जोड़कर विवादित टिप्पणी की है। सोनिया राहुल के अयोध्या न जाने पर बयान, एक दिन ये राम मंदिर जरूर जाएंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा का यह बयान, चुनाव से पहले ब्राह्मण बनते हैं, यह बात भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने। प्रॉब्लम कांग्रेस का यही है, आप ये बार सामने आते हैं, जैसे सोनिया गांधी को निमंत्रण किया, राहुल गांधी को परिवार में निमंत्रण आया, राहुल गांधी बार बार बोलते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण है। अभी भाई चलो, अगर आप जनेऊधारी ब्राह्मण है तो राम का पास आप हर मंदिर जाते हो, तब आपको तो ये नहीं बोला जाता है कि आप हिंदू का मंदिर क्यों जाते हैं, लेकिन आप राम मंदिर नहीं जाना चाहते हो। प्रॉब्लम उधर में ही है। सारे मंदिर आप जाते हो, सारे मंदिर में चुनाव का पहले हर मंदिर आप जाते हो, तब तो हम नहीं बोलता हूं अभी आप हिंदू क्यों बन रहे। विपक्ष के अभी तक कोई नेता गया नहीं, क्यों, क्या कारण मानते हैं? कारण यही है, वो राम मंदिर में इसलिए नहीं जाते हैं कि इसलिए देश का जो बाबर लोग है वो लोग नाराज हो जाएगा। वो लोग अपना रिलीजियन भी किसी का दबाव में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाने से वो लोग निर्णय करता है।
हम कभी मुसलमान समाज को नहीं बोलता हूं कि आप कौन सा मस्जिद में आपको जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि वो राम मंदिर का निर्माण का समय में ही वहां जाना चाहिए था, राम लाला का दर्शन करना चाहिए था। वो रेलगाड़ी में थोड़ा सा पिछड़ गया है, उनको जाएगा तो जाना ही पड़ेगा। आपको कोई आस्था ने जो हिंदू का जो ताकत है अभी अलग हो गया, हिंदू का ताकत का कारण आपको तो जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल।